बैठिए बैठिए। गुड आफ्टरनून एवरीवन। हाँ भाई, लास्ट क्लास में कार एसिडिक स्ट्रेन डिस्कस कर रहे थे क्या? हाँ, ठीक है। कितने क्वेश्चन डिस्कस हो गए? 7। 7 हो गए ना। चलिए भाई, लेके आप नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आप लिखें। क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से निम्न में से कौन सा अम्ल जल में सर्वाधिक आयनीकृत होता है? निम्न में से कौन सा अम्ल जल में सर्वाधिक आयनीकृत होता है? फर्स्ट आप लिखना फ्लोरो एसिटिक एसिड, फ्लोरो एसिटिक अम्ल। सेकेंड, फ्लोरो एसिटिक एसिड। थर्ड, ब्रोमो एसिटिक एसिड। और फोर्थ आप लिखेंगे आयोडो एसिटिक एसिड। फ्लोरो एसिटिक एसिड, क्लोरो एसिटिक एसिड, ब्रोमो एसिटिक एसिड एंड आयोडो एसिटिक एसिड। क्या लगवाना? टीवी लगवाते हैं? एलईडी लगवाते हैं? बोलिए भी आंसर बोलिए। 1 2 3 4। एलईडी टीवी तो बाद में, पहले चाय मंगानी पड़ेगी तुम्हारे लिए मसाले वाले। बोलिए भी आंसर बोलिए। फर्स्ट, फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, फर्स्ट, फोर्थ। यस बोलिए। चलिए, करेक्ट आंसर इसमें फर्स्ट होगा। ठीक। आप समझने ऐसे देखो, एसिटिक एसिड की अगर बात की जाए तो एसिटिक एसिड हमारे पास होता है 2 कार्बन वाला एसिड, मतलब CH3COOH। अब इसमें आपको सब में आपको दिया हुआ है हेलोजन, इसमें ऐड किया हुआ है फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो एसिटिक एसिड। मतलब एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हमें हेलोजन से करना होगा। फ्लोरो एसिटिक एसिड मतलब फ्लोरीन आ जाएगा यहाँ पर। बस इसी तरह से सब में क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये 4 कंपाउंड आपको दिए हुए हैं। और आपसे पूछा है कि जल में इनमें से कौन सबसे ज्यादा आयनीकृत होता है। ठीक है, एक तरह से देखो, इनडायरेक्टली आपसे यही पूछा है कि सबसे ज्यादा अम्लीय कौन है।
क्योंकि जो सबसे ज्यादा अम्लीय होगा वही सबसे ज्यादा आयनाइज होगा, वही सबसे ज्यादा H प्लस रिलीज करेगा इसमें। तो सबसे पहले H प्लस कौन रिलीज कर रहा है हमें ये देखना है, मतलब इनडायरेक्टली हमें ये देखना है कि सबसे ज्यादा अम्लीय कौन है। और देखो अम्लीय सबसे ज्यादा कौन है, अम्लीय सामर्थ्यता की अगर बात की जाए तो याद करो हमने दो कंसेप्ट डिस्कस किए हैं। पहले तो हम देखते हैं एटम, कौन से परमाणु से H प्लस निकलेगा। अब देखो यहां पर H प्लस कहां से निकलेगा, ऑक्सीजन से, मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप से। क्या हम बात कर सकते हैं सब में ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप से निकलेगा, मतलब जिस एटम से H प्लस निकलेगा वो तो सब में सेम है। और एटम अगर सेम हो तो फिर क्या देखते हैं, फिर हम आई इफेक्ट देखते हैं। और आई इफेक्ट के लिए डिफरेंस अगर आप देखोगे तो हेलोजन का डिफरेंस है। अब हेलोजन कौन सा इफेक्ट शो करता है, माइनस आई। तो सब में हम बात कर सकते हैं माइनस आई इफेक्ट ऑपरेट होगा, सभी में माइनस आई इफेक्ट लग रहा है। अब सभी में अगर आई इफेक्ट का टाइप सेम हो तो फिर हम अप्लाई करते हैं डीएनपी रूल। डिस्टेंस सब में बराबर है, नंबर बराबर है, पावर बताओ माइनस आई सबसे ज्यादा किसका है, फ्लोरीन का, क्योंकि इसकी ईएन सबसे ज्यादा है। तो इसका माइनस आई मैक्सिमम होगा और आयोडीन का माइनस आई मिनिमम होगा। और याद करो माइनस आई प्रभाव एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। तो फिर माइनस आई अगर फर्स्ट में मैक्सिमम है तो ये सबसे ज्यादा अम्लीय होगा और ये सबसे ज्यादा आयनीकृत होगा। आंसर इसका फर्स्ट हो जाएगा। देखो जिन स्टूडेंट का आंसर इसमें 4 है, जो आंसर 4 दे रहे हैं वो क्या मिस्टेक कर रहे हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि जब अगर परमाणु में अंतर हो तो दो कंसेप्ट अप्लाई होते हैं। आवर्त में हम तुलना करते हैं ईएन के आधार पर और ग्रुप में हम तुलना करते हैं साइज के आधार पर। तो वो आयोडीन का साइज सबसे बड़ा देख करके कुछ स्टूडेंट का आंसर आ रहा है कि इसमें फोर्थ सबसे ज्यादा अम्लीय होगा, ऐसा नहीं है। देखो आयोडीन का साइज सबसे बड़ा, ये बात सही है, लेकिन साइज के आधार पर तुलना तो तब होगी ना जब हाइड्रोजन जिन परमाणु से निकल रहा है उन परमाणुओं की ही साइज में अंतर हो। मतलब अगर आप हेलोजन के बारे में सोच रहे हैं तो तब तुलना है जब हाइड्रोजन हेलोजन से ही अलग हो रहा हो, HF HCl HBr HI। तो जिस परमाणु से हाइड्रोजन इसमें अलग हो रहा है उस परमाणु में चेंज आ रहा है, उसकी साइज में अंतर आ रहा है। लेकिन यहां तो H प्लस जिस परमाणु से निकल रहा है वो तो सब में कॉमन ही है, वो तो सब में ऑक्सीजन ही तो है। तो फिर हेलोजन की साइज चेंज होने से इस पर क्या इफेक्ट आएगा, इस पर तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि सब में तो H ऑक्सीजन से निकलेगा। हाँ यहां पर आप कह सकते हैं कि हेलोजन की साइज अगर चेंज होगी तो डिफरेंस ये आएगा क्योंकि हाइड्रोजन इन्हीं से निकल रहा है। तो जहां साइज सबसे बड़ा है वो बॉन्ड सबसे वीक हो जाएगा। लेकिन यहां पर तो बॉन्ड ऑक्सीजन से ही तो, ऑक्सीजन वाला बॉन्ड ही तो ब्रेक होगा सब में। तो यहां पर एटम में वेरिएशन नहीं, यहां तो एटम में वेरिएशन है। यहां पर जिस परमाणु से हाइड्रोजन निकल रहा है हम उसकी बात करते हैं और वो अगर आप चेक करोगे तो सब में कॉमन है। तो फिर हमें आई इफेक्ट देखना होगा और आई इफेक्ट तो फिर फ्लोरीन का सबसे ज्यादा है। तो ये सबसे ज्यादा अम्लीय होगा, आंसर इसमें फर्स्ट हो जाएगा। क्लियर है क्या बात ये। नेक्स्ट क्वेश्चन। बोलिए। फर्स्ट, सेकंड, सेकंड, फर्स्ट, सेकंड, फर्स्ट, फर्स्ट, सेकंड, सेकंड, फर्स्ट, फर्स्ट। हाँ भी, फर्स्ट या सेकंड, सेकंड, फर्स्ट आएगा।
करेक्ट आंसर इज फोर्थ। बिल्कुल ही अलग है। चलिए आप ध्यान देना, देखो क्या मिस्टेक आपसे हुई है समझने से। और ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह की मिस्टेक्स होती है जनरली। आप ध्यान दें, आप तो ऐसा समझ लें 4 कंपाउंड आपको दिया हुआ है, दिए हुए हैं इसमें, ग्रुप जी को पे चेंज करता जा रहा हूं। पहले केस में ग्रुप जी के फॉर्म में हमें CH3 रखना है, और इसी तरह से NO2 ग्रुप, फिर आ जाएगा इसमें फ्लोरीन, और फिर कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, ये 4 कंपाउंड आपको दिए हुए हैं, और इनमें आपको बताना है पीके वैल्यू सबसे कम किसकी होगी। याद करो, एसिडिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीके, मतलब पीके मान कम होने के लिए एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होनी चाहिए। तो मिनिमम पीके मतलब मोस्ट एसिडिक, सबसे ज्यादा अम्लीय। तो इनडायरेक्टली आपको ये बताना है सबसे ज्यादा अम्लीय कौन है। अब देखो होता क्या है, सब में अगर आप देखेंगे तो OH ग्रुप कॉमन है। तो ये आपसे एक कॉमन मिस्टेक होती है कि क्योंकि OH ग्रुप सब में कॉमन है, तो आपको लगता है बस इन ग्रुप का इफेक्ट हम देख रहे हैं। अब इन ग्रुप का इफेक्ट अगर आप देखोगे तो ऐसा हमने डिस्कस किया, प्लस आई एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करता है और माइनस आई एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। तो फर्स्ट में तो प्लस आई इफेक्ट है, यहां माइनस आई इफेक्ट है, यहां भी माइनस आई है, और यहां भी माइनस आई है। तो फिर तो प्लस आई तो एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करता है, तो वो तो सबसे पीछे जाएगा। माइनस आई एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, और ऐसे में अब तीनों में माइनस आई है, तो फिर हम अप्लाई करते हैं DNP रूल। डिस्टेंस सब में बराबर है, नंबर बराबर है, पावर की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट NO2 ग्रुप का होता है। तो माइनस आई इसका सबसे ज्यादा होने की वजह से ये इस कंपाउंड की एसिडिक स्ट्रेंथ को सबसे ज्यादा बढ़ा देगा, और उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट ने आंसर दिया कि इसमें आंसर सेकंड है, ये सबसे ज्यादा अम्लीय है। आप ध्यान देना, ये बात सही है कि माइनस आई इफेक्ट इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, लेकिन उससे पहले मैंने आपसे क्या कहा, पहले ये चेक करो H प्लस कहां से निकल रहा है। जरा बताओ इसमें H प्लस कहां से निकलेगा। OH से। इसमें OH नहीं, COOH से। क्योंकि एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल में ज्यादा अम्लीय कौन है, कार्बोक्सिलिक अम्ल ज्यादा अम्लीय है। एक लास्ट क्लास में टेबल लिखवाई थी आपको, इस टेबल में आप देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड की पीके वैल्यूज जो होती है वो 5 के आसपास होती हैं, जबकि एल्कोहल की पीके वैल्यूज जो होती हैं वो 15 के आसपास होती हैं। अरे समझ आ रही बात है। तो फिर आपको क्या लगा कि ये तो ग्रुप है, H प्लस तो OH ग्रुप से निकलेगा, ऐसा थोड़ी है। आप सोचिए CH3 NO2 और F, इनके आने से H प्लस देने वाला ग्रुप चेंज नहीं हुआ है, इनके आने पर भी OH ग्रुप ही H प्लस दे रहा है। लेकिन कार्बोक्सिलिक ग्रुप के आने पर जो H प्लस देने वाला ग्रुप है वो ग्रुप ही चेंज हो जाएगा, क्योंकि अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप इसमें आ गया तो OH ग्रुप की तुलना में तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप ज्यादा अम्लीय होता है। H प्लस फिर यहां से नहीं यहां से निकलेगा। क्या बात समझ में आ रही है? और मैं आपको गारंटी के साथ में कह रहा हूं, देखो अगर ये क्वेश्चन ऐसे बनाकर दे देना आपको कि OH को नीचे लिख दें और कार्बोक्सिलिक ग्रुप को ऊपर लिखा हो, तो आपको अपने आप डिफरेंस समझ में आएगा, अच्छा यहाँ तो सब में OH ग्रुप है जबकि इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। अब वो उसको नीचे लिखकर OH ग्रुप को ऊपर लिखने से आपको क्या लगा, सब में OH ग्रुप कॉमन है, तो बाकी ग्रुप का इफेक्ट हम चेक कर लें। आपको ये देखना पड़ेगा कि H प्लस दे कौन रहा है। तो पहले 3 कंपाउंड में आप कह सकते हैं H प्लस देने वाले ग्रुप कॉमन है, सब में OH ग्रुप है, तो फिर बाकी ग्रुप का इफेक्ट आपको देखना पड़ेगा। लेकिन यहां पर H प्लस OH ग्रुप से नहीं निकल रहा है भाई। आप सोचिए, H प्लस ये भी दे सकता है, H प्लस ये भी दे सकता है, लेकिन जो प्रबल अम्लीय ग्रुप होगा पहले तो H प्लस वहीं से निकलेगा ना। और ज्यादा अम्लीय कौन है, OH या कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो पहले H प्लस तो यहां से निकलेगा। तो हमें तो इसके अकॉर्डिंग कंपेरिजन करना है। क्या समझ आ रही बात है? इसके आधार पर सबसे ज्यादा अम्लीय होगा फोर्थ। अच्छा इसका ऑर्डर बताओ क्या होगा। फोर्थ तो सबसे ज्यादा आ जाएगा क्योंकि ये तो कैटेगरी चेंज हो गई, ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, बाकी सब में अल्कोहल है। अब बोलिए आंसर क्या आएगा, सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट, क्योंकि इन सब में OH है। यहां पर अब आप कह सकते हैं सेकंड में माइनस आई इफेक्ट, थर्ड में माइनस आई, और फर्स्ट में तो प्लस आई है। और यहां पर सेकंड में नाइट्रो ग्रुप का माइनस आई आप कह सकते हैं मोर है, फ्लोरीन का माइनस आई लेस है। ये इसका आंसर होगा इसमें। क्या क्लियर की बात है? चलिए।
ठीक है, वी कंप्लीट। चलिए इसी के साथ में आई इफेक्ट वाला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया, उसकी तीनों एप्लीकेशन हमने डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट अब आप लिखें अनुनाद, रेजोनेंस। हाँ भी, नेक्स्ट अनुनाद, इसके लिए पॉइंट्स आप लिखिए पहले। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 में आप लिखना, अनुनाद में, अनुनाद में पाई इलेक्ट्रॉन, अनुनाद में पाई इलेक्ट्रॉन कॉमा लोन पेयर अथवा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अथवा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का पूर्ण विस्थानीकरण होता है, अथवा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का पूर्ण विस्थानीकरण होता है, होता है। बोल दिया ना दोबारा? अच्छा, पूरा पॉइंट ही दोबारा बोलना है, मैं रिपीट कर देता हूं। अनुनाद में पाई इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर अथवा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का पूर्ण विस्थानीकरण, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन, पूर्ण विस्थानीकरण होता है। सेकंड पॉइंट, यदि किसी अणु के सभी गुणों को, यदि किसी अणु के सभी गुणों को यदि किसी अणु के सभी गुणों को किसी एक संरचना द्वारा नहीं समझाया जा सकता, यदि किसी अणु के सभी गुणों को किसी एक संरचना द्वारा नहीं समझाया जा सकता, अथवा अणु की एक से अधिक संभव संरचनाएं, अथवा अणु की एक से अधिक संभव संरचनाएं अणु के भिन्न भिन्न गुणों को दर्शाती है, अणु के भिन्न भिन्न गुणों को दर्शाती है, अणु के भिन्न भिन्न गुणों को दर्शाती है, तो इसे अनुनाद कहते हैं, तो इसे अनुनाद कहते हैं। पॉइंट नंबर 3, अणु के लिए संभव, अणु के लिए संभव एक से अधिक संरचनाएं, अणु के लिए संभव एक से अधिक संरचनाएं अनुनादी संरचनाएं, अणु के लिए संभव एक से अधिक संरचनाएं अनुनादी संरचनाएं अथवा कैनोनिकल संरचनाएं, लिखा हुआ है यहां पर, अथवा कैनोनिकल संरचनाएं अथवा योगदानकारी संरचनाएं कहलाती हैं,
कैनोनिकल संरचनाएं अथवा योगदानकारी संरचनाएं कहलाती हैं। ये अणु की काल्पनिक संरचनाएं होती हैं। ये अणु की काल्पनिक संरचनाएं होती हैं। ये अणु की काल्पनिक संरचनाएं होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अणु की वास्तविक संरचना, अणु की वास्तविक संरचना संकर संरचना होती है। अणु की वास्तविक संरचना संकर संरचना होती है। जो अनुनादी संकर संरचना कहलाती है, जो अनुनादी संकर संरचना कहलाती है। यह अणु के सभी गुणों को दर्शाती है। यह अणु के सभी गुणों को दर्शाती है। यह अणु के सभी गुणों को दर्शाती है। नेक्स्ट पॉइंट, अनुनाद अणु के स्थायित्व को बढ़ाता है। अनुनाद अणु के स्थायित्व को बढ़ाता है। अनुनाद अणु के स्थायित्व को बढ़ाता है। अनुनादी संकर संरचना, इसी में कंटिन्यू करना। अनुनादी संकर संरचना तथा सबसे अधिक स्थायी अनुनादी संरचना तथा सबसे अधिक स्थायी अनुनादी संरचना मैं रिपीट कर देता हूं पॉइंट। अनुनाद अणु के स्थायित्व को बढ़ाता है। अनुनादी संकर संरचना तथा सबसे अधिक स्थायी अनुनादी संरचना की ऊर्जाओं का अंतर, की ऊर्जाओं का अंतर अनुनादी ऊर्जा कहलाती है। अनुनादी ऊर्जा कहलाती है। की ऊर्जाओं का अंतर अनुनादी ऊर्जा कहलाती है। यह अणु के यह अणु स्थायित्व को बढ़ाने में खर्च होती है। यह अणु के स्थायित्व को बढ़ाने में खर्च होती है। यह अणु के स्थायित्व को बढ़ाने में खर्च होती है। नेक्स्ट पॉइंट, सामान्यतः सामान्यतः जिस अणु की अनुनादी संरचनाओं की संख्या अधिक होती है, सामान्यतः जिस अणु की अनुनादी संरचनाओं की संख्या अधिक होती है, सामान्यतः जिस अणु की अनुनादी संरचनाओं की संख्या अधिक होती है वह अधिक स्थायी होता है। वह अधिक स्थायी होता है। किंतु अणु के स्थायित्व के निर्धारण में
किंतु अणु के स्थायित्व के निर्धारण में किंतु अणु के स्थायित्व के निर्धारण में कुल अनुनादी संरचनाओं की संख्या अणु के स्थायित्व के निर्धारण में कुल अनुनादी संरचनाओं की संख्या की अपेक्षा अधिक स्थायी अनुनादी संरचनाओं की अपेक्षा अधिक स्थायी अनुनादी संरचनाओं की संख्या का अधिक स्थायी अनुनादी संरचनाओं की संख्या का अधिक स्थायी अनुनादी संरचनाओं की संख्या का महत्व अधिक होता है नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट, थक गए, फैन चलवा दो। लिखने में फैन का क्या कनेक्शन है भैया? लिखो लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। अनुनाद बंद लंबाई को प्रभावित करता है। अनुनाद बंद लंबाई को प्रभावित करता है। अनुनाद बंद लंबाई को प्रभावित करता है। ठीक है, अब आप देखो रेजोनेंस से रिलेटेड ये कंसेप्ट हमें डिस्कस करने हैं, ये सारे पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आप ध्यान देना, ऐसा नहीं है कि सारे पॉइंट आज ही कवर हो जाएंगे। हो सकता है जब आप रूम पर आज के लेक्चर का रिवीजन करोगे तो हो सकता है इसमें से 1 2 3 पॉइंट ही आपको समझ में आए, सारे पॉइंट एक साथ समझ में नहीं आएंगे। जिस दिन रेजोनेंस कंप्लीट हो जाएगा उस दिन आपको सारे पॉइंट समझ में आ जाएंगे। तो धीरे धीरे पॉइंट्स हमारे कवर होंगे एग्जाम्पल्स के साथ में। ठीक है, अब सबसे पहले रेजोनेंस का कंसेप्ट हम समझते हैं, उसके लिए पहले एक क्वेश्चन का आंसर दें। रेजोनेंस में जो भी हो रहा है, ठीक है, जो भी रेजोनेंस में आप सोचते हैं कि रेजोनेंस में ऐसा होता है, ठीक है, रेजोनेंस में जो भी हो रहा है उसका रीजन क्या है? क्या होता है? स्थायित्व बढ़ाना। वो तो रेजोनेंस का रिजल्ट आप बता रहे हो कि रेजोनेंस से स्थायित्व बढ़ता है। मैं आपसे पूछ ही नहीं रहा हूं कि रेजोनेंस से क्या होता है। ना तो मैं आपसे, क्वेश्चन सुन लो अच्छे से, ना तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि रेजोनेंस से क्या होता है, ना मैं आपसे ये पूछ रहा हूं रेजोनेंस में क्या होता है। ये पूछ ही नहीं रहा हूं मैं आपसे। रेजोनेंस में क्या होता है ये भी मत बताना, रेजोनेंस से क्या होता है ये भी मत बताना। रेजोनेंस में जो भी होता है उसका कारण बताना है आपको। इलेक्ट्रॉन का विस्थानीकरण, ऐसा रेजोनेंस में होता है। मैं पूछ ही नहीं रहा हूं रेजोनेंस में क्या होता है, ये मेरा क्वेश्चन है ही नहीं। ऑनलाइन वाले भी आंसर दे सकते हैं भैया। आप ध्यान देना, सुनिए। चलिए मैं आपको बताता हूं, देखो रेजोनेंस, मैं आपको सही बता रहा हूं, देखो इस कंसेप्ट को समझना, क्योंकि इस कंसेप्ट के बाद में आपको यह समझ में आएगा कि रेजोनेंस में आप जो भी करते हैं ना उसके पीछे कारण क्या है। रेजोनेंस में क्या करना है आपको सभी को पता है। अभी मैं कोई मॉलिक्यूल आपको ऐसा दे दूं जिसमें अनुनाद हो रहा है, ठीक है, आप उसकी स्ट्रक्चर बना दोगे, दमादम सारे स्ट्रक्चर बना दोगे, आप उसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर भी बना दोगे। क्या हो रहा है आपको पता है, क्या करना है आपको ये भी पता है, लेकिन कर क्यों रहे हैं? और ये मत पूछिए कि जो भी हम कर रहे हैं उसका एक ही कारण है, +4। ठीक है ना? तो यस सर है, ठीक है, लेकिन अब होता क्या है, -1। ठीक है, तो उससे बचने के लिए आप कंसेप्ट समझे, आप कंसेप्ट को समझे। एक सिंपल एग्जांपल से इसको स्टार्ट करते हैं, और एग्जांपल है हमारे पास बेंजीन मॉलिक्यूल। देखो बेंजीन मॉलिक्यूल की अगर बात की जाए तो आपने बेंजीन मॉलिक्यूल के 3 तरह के स्ट्रक्चर पढ़े होंगे। जैसे बेंजीन को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, बेंजीन को ही हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं।
ठीक है, ये तो दो स्ट्रक्चर हो गए बेंजीन के रिप्रेजेंटेशन। दोनों में अगर आप देखोगे तो पाई बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो रही है। ठीक है, अगर मैं कार्बन एटम्स की नंबरिंग कर दूं तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो जो पाई बॉन्ड आपको नजर आ रहे हैं वो 1 2 3 5 1 2 3 4 और 5 6 के बीच में नजर आ रहे हैं। लेकिन वही पाई बॉन्ड आप यहां पर चेक करोगे तो आपको 1 6 4 5 और 2 3 के बीच में नजर आ रहे हैं। मतलब इन दो स्ट्रक्चर को देखकर ऐसा लगता है जैसे पाई बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो रहे हैं, उनकी पोजीशन चेंज हो रही है। सही हो रहा है ना? ठीक है, फिर ये पाई बॉन्ड अगर मान लो इस तरह से शिफ्ट हो जाए तो वापस हमें ये स्ट्रक्चर मिल जाएगा। तो दो स्ट्रक्चर को देखकर ऐसे ही लगता है कि जैसे पाई बॉन्ड यहां पर विस्थानीकृत हो रहे हैं, अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं। ठीक है, और फिर इसी बेंजीन को हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं इसमें, ये भी एक तरीका होता है। ठीक है, वो सारे हाइड्रोजन है वो मैं शो नहीं कर रहा हूं। ठीक है, तो बेंजीन को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका ये भी होता है। और जब मैं ये पूछा था कि ये यहाँ पर ये डॉट 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 क्या बनाया ये, तो हम कहते हैं ये इलेक्ट्रॉन लगातार घूम रहे हैं इसमें, ऐसा कुछ हम बोल देते हैं। देखो देख करके जरूर आप ऐसा बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। वास्तव में देखो ये हमें हमारा स्टेटमेंट अगर मैं केमिस्ट्री के हिसाब से कहूँ तो हमारा कंसेप्ट अगर क्लियर है रेजोनेंस को लेकर के, तो हमें ये नहीं बोलना चाहिए इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं बोलोगे ना तो फिर ये लगेगा कंसेप्ट घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन कुछ नहीं घूम रहे हैं। हाँ, ये एग्जैक्टली है क्या, मैं वो कंसेप्ट आपको समझाता हूं। पहले हम इस बात को समझेंगे कि बेंजीन के एक ही कंपाउंड है तो उसके दो अलग अलग स्ट्रक्चर की बात हम किस आधार पर कर रहे हैं, उसका आधार क्या है, वो आधार हमें समझना होगा। या आपने सोचिए आप जब भी आप अनुनाद में मॉलिक्यूल के किसी भी मॉलिक्यूल की अगर आप अनुनाद की बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि उस मॉलिक्यूल के अनुनाद के कारण एक से ज्यादा संरचनाएं बनती है, 2 3 4 5 कितनी भी हो सकती है, वो डिपेंड करेगा कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या है। तो क्वेश्चन है कि अणु की एक से ज्यादा संरचनाएं बनाने का आधार क्या है। हम बोल देते हैं क्योंकि पाई बॉन्ड घूम रहा है, उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, इसलिए नया स्ट्रक्चर, ये उसका आधार नहीं है। ठीक है, वास्तव में देखो मैं ये कहूंगा कि इन दो स्ट्रक्चर को देखकर ऐसा लगता है, सुनना बात को, मैं नहीं बोल रहा हूं ऐसा हो रहा है, मैं कहूंगा इन दो स्ट्रक्चर को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे पाई बॉन्ड अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? लेकिन एग्जैक्टली हो क्या रहा है, देखो वो कंसेप्ट आप समझे, वहीं से आपको रिएक्शन मतलब इसका अनुनाद का रियल कंसेप्ट समझ में आएगा। क्या हम बात कर सकते हैं बेंजीन में जितने भी कार्बन है सारे कार्बन sp2 संकृत है सारे sp2 संकृत कार्बन। ठीक है, अब ये आपने पढ़ा होगा, देखो sp2 संकृत कार्बन की अगर बात की जाए तो इसके पास 3 तो sp2 संकृत कक्षक होते हैं और एक होता है इसके पास असंकृत p कक्षक। ऐसे ही होता है भाई, sp2 संकरण का मतलब कार्बन के एक s और 2 p कक्षक तो संकरण में भाग ले चुके हैं। ठीक है, बचा हुआ एक p कक्षक जो है वो प्योर है, प्योर p कक्षक। अच्छा, कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4, और 4 इलेक्ट्रॉन अगर मैं बात करूं sp2 संकृत की तो उसमें से आप कह सकते हैं 3 इलेक्ट्रॉन तो इन 3 sp2 संकृत कक्षक में प्रेजेंट होंगे, तीनों में एक एक, और एक इलेक्ट्रॉन इसका p कक्षक में प्रेजेंट होगा। अगर आप किसी भी कार्बन को चेक करेंगे तो हर कार्बन आप देखो यहां पर 3 तो सिग्मा बॉन्ड बना रहा है और एक पाई बॉन्ड बना रहा है। जैसे अगर मैं C1 कार्बन की बात करूं पहले स्ट्रक्चर में, तो C1 कार्बन एक सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना रहा है, एक सिग्मा बॉन्ड इसका C2 के साथ बन रहा है, एक सिग्मा बॉन्ड C6 के साथ बन रहा है, तो बन गए 3 सिग्मा, और एक इसने पाई बॉन्ड बनाया किसके साथ? C2 के साथ। ऐसा ही है ना? सेकंड स्ट्रक्चर में आप कह सकते हैं फिर से C1 कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है उन्हीं एटम्स के साथ, हाँ लेकिन इस बार उसने पाई बॉन्ड C2 के साथ नहीं C6 के साथ बनाया है। ये एक चेंज यहां पर नजर आ रहा है, लेकिन हाँ टोटल सिग्मा और पाई की बात करोगे तो 3 सिग्मा और एक पाई बॉन्ड इस कार्बन ने बनाया। मतलब आप पहले स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप चेक करोगे तो C1 कार्बन के आपको 4 बॉन्ड इस तरह से नजर आएंगे। ऐसे ही है ना? इनमें से आप कह सकते हैं 3 तो सिग्मा है और एक पाई बॉन्ड है। अब सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की बात करें तो जो संकृत कक्षक होते हैं वो तो बनाते हैं सिग्मा बॉन्ड, तो 3 सिग्मा बॉन्ड तो बनाएंगे 3 sp2 संकृत कक्षक, और जो पाई बॉन्ड बनाता है वो बनाता है असंकृत p कक्षक। ये बात समझ में आ रही है? तो ये थोड़ा सा केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड कंसेप्ट है। तो sp2 कार्बन की अगर बात की जाए तो इसके 3 सिग्मा बॉन्ड बनाने में वो 3 इलेक्ट्रॉन भाग लेंगे जो इसके sp2 संकृत कक्षकों में प्रेजेंट है, और पाई बॉन्ड बनाने में वो इलेक्ट्रॉन भाग लेगा जो इसके p कक्षक में उपस्थित है। अच्छा, बता सकते हैं sp2 संकरण में शेप कैसा होगा? हाँ बोलो। त्रिकोणीय समतलीय, मतलब तीनों sp2 संकृत कक्षक की अगर बात की जाए तो इसके जो 3 sp2 संकृत कक्षक होंगे वो इस तरह से होंगे, एक ही प्लेन में त्रिकोणीय समतलीय ज्यामिति। एंगल क्या होगा?
120, 120 डिग्री एंगल, मतलब एक सिग्मा ये, एक सिग्मा ये, एक सिग्मा ये। जो sp2 संतृप्त कक्षक है वो तो सिग्मा बॉन्ड बनाने का काम करेंगे। तीनों सिग्मा बॉन्ड को चेक करोगे तो कोई भी दो सिग्मा बॉन्ड के बीच में जो एंगल है वो 120 डिग्री होगा। ये एक तल में होंगे। मान लेते हैं तीनों sp2 संतृप्त कक्षक जो है वो मान लेते हैं एक्स जेड प्लेन में, ऐसा मान लिया हमने। एक्स वाई भी ले सकते हो आप, या वाई जेड भी ले सकते हो, आपकी चॉइस है। अब इसके पास बचा एक पी कक्षक। अच्छा, sp2 संकृत के पास हमने कहा तीन तो sp2 संकृत कक्षक होंगे जो एक ही तल में होंगे, त्रिकोणीय समतलीय ज्यामिति में। इसका पी कक्षक कैसा होगा, वो कहां पर होगा, और उसका अरेंजमेंट कैसा होगा, ध्यान देना। जिस तल में ये sp2 संकृत कक्षक है उसके लंबवत अक्ष पर वो पी ऑर्बिटल होगा। अगर मैं बात करूं एक्स वाई जेड एक्सिस की, ये एक्स, ये वाई और ये जेड। अब आप सोचिए अगर sp2 संकेत कक्षक एक्स जेड प्लेन में है तो पी ऑर्बिटल कौन सी एक्सिस पर होगा, इस प्लेन के लंबवत अक्ष तो ये वाई होगी ना, तो पी ऑर्बिटल आप कह सकते हैं वाई एक्सिस पर होगा। क्या बात समझ में आ रही है। तो इस कार्बन का जो पी ऑर्बिटल होगा वो इस तरह से वाई वाई एक्सिस पर होगा, मतलब ये मैं लिख सकता हूं पी वाई। अगर मैंने इसको एक्स वाई लिखा होता तो फिर पी को क्या लिखता, पी जेड लिख देते। और अगर ये एक्स ये अगर वाई जेड होता तो हम उसको पी एक्स लिख देते। भाई जिस तल में ये sp2 संकेत कक्षक है उसके लंबवत अक्ष, उसके लंबवत अक्ष पर आपको पी ऑर्बिटल मिलेगा। ये समझ में आ रहा है। ठीक है, मतलब अगर मैं इसको अरेंज करता हूं तो ये अरेंजमेंट कुछ ऐसा होगा। ये तो गए C1 कार्बन के तीन sp2 कक्षक। ठीक है, ये अगर C1 कार्बन है तो इसका एक sp2 तो हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, एक sp2 इसका C2 कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, और एक sp2 इसका C6 कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। ये C1 कार्बन है। ठीक है, एक तो इसका हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बना, एक C2 कार्बन के साथ और एक C6 कार्बन के साथ। क्या बात समझ में आ रही है। मान लेते हैं अगर ये तीन sp2 संकेत कक्षक इस तल में, तो p कक्षक कैसा होगा, इस तल के लंबवत वो ऐसा होगा। ये बात समझ में आ रही है। ठीक है, अब देखो जितने भी सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, अच्छा सिग्मा बॉन्ड बनने के लिए जो कक्षक आपस में अतिव्यापित होते हैं वो किस तरह से अतिव्यापन होते हैं, समपार्श्विक सिग्मा बॉन्ड में, समअक्षीय एक ही एक्सिस पर। भाई देखो C1 और C2 के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड बना, आप तो बताएं C1 और C2 के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड बना है उसमें कौन से दो कक्षक आपस में अतिव्यापित हो रहे हैं। जब C1 C2 के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, ये जो C1 C2 सिग्मा बॉन्ड बना इसमें कौन से दो कौन से दो कक्षकों के मध्य अतिव्यापन हुआ, तो C1 का कौन सा कक्षक सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, आपके सामने लिखा हुआ है। C1 का कौन सा ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, sp2। अरे p तो पाई बॉन्ड बना रहे हैं ना, तीन सिग्मा बॉन्ड बनाने से, तीन सिग्मा बॉन्ड कौन से कक्षक बना रहे हैं, संकृत कक्षक, मतलब sp2। और C2 का, C2 का संकरण क्या है, चेक करो C2 का संकरण क्या है, वो भी sp2 है। तो देखो C1 का sp2 C2 के sp2 के साथ अतिव्यापित होकर के सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, और ये अतिव्यापन कैसा होगा, सम अक्षीय। ध्यान देना जब भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा तो जो संकृत कक्षक आपस में अतिव्यापन करके सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे वो होता है सम अक्षीय। मतलब इस एक्सिस पर अगर ये sp2 ऑर्बिटल है तो दूसरे कार्बन का sp2 ऑर्बिटल भी इसी एक्सिस पर आएगा, ये अतिव्यापन होगा। वो ऐसे नहीं आ सकता, ऐसे नहीं आ सकता, इसी एक्सिस पर आएगा, सेम एक्सिस। क्या समझ में आ रही बात, है स्ट्रेट ऐसा ये सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो दो संकृत कक्षक जब सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे तो उनके मध्य अतिव्यापन कैसा होगा, समअक्षीय। और जब दो p ऑर्बिटल मिलकर के पाई बॉन्ड बनाएंगे तो उनके बीच में अतिव्यापन कैसा होगा, समपार्श्वीय, ऐसा पैरेलल। ये पैरेलल ऑर्बिटल जो हैं वो आपस में अतिव्यापन करके पाई बॉन्ड बनाएंगे। ये पाई बॉन्ड के लिए अतिव्यापन है और ये सिग्मा बॉन्ड का अतिव्यापन है। क्या समझ में आ रही बात है। अब आप ध्यान देना, अगर हम बात करें कि C1 कार्बन का संकरण sp2 है और C2 कार्बन का संकरण भी sp2 है, इनफैक्ट सारे कार्बन का संकरण sp2 है, तो फिर हर दो कार्बन के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड बना होगा वो दोनों के sp2 संकृत कक्षक आपस में अतिव्यापन करके सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। अब आप देखो, मान लेते हैं अगर हमारे पास ये C1 कार्बन के तीन सिग्मा बॉन्ड है,
ठीक है, ये हमारे पास C1 कार्बन के तीन sp2 संकरित कक्षक हो गए, ये C1 कार्बन के। क्या मैं कह सकता हूं इसी तरह से C2 के भी 3 sp2 संकरित कक्षक होंगे, वो भी त्रिकोणीय समतलीय ज्यामिति होंगे, वही 120 डिग्री एंगल। जैसा C1 कार्बन है सेम वैसे ही C2 कार्बन है, क्योंकि दोनों का संकरण समान है, दोनों sp2 है। तो फिर इसका मतलब तीन sp2 संकरित कक्षक C2 के भी होंगे, जो त्रिकोणीय समतलीय ज्यामिति में इस तरह से व्यवस्थित होंगे। ये C1 के 3 sp2 और ये C2 के 3 sp2, ये समझ में आ रहा है क्या? अब C1 का एक sp2 C2 के एक sp2 के साथ अतिव्यापन करके सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, और मैंने आपसे कहा अतिव्यापन कैसा होगा? समअक्षीय, मतलब जिस एक्सिस पर ये वाला sp2 है उसी एक्सिस पर ये sp2 आएगा, सेम एक्सिस पर, और ये आपस में अतिव्यापन करके सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, ऐसे बनेगा सिग्मा बॉन्ड। क्या समझ में आ रहा है क्या? तो मुझे बताओ, अगर मैं C1 कार्बन के 3 sp2 कक्षकों को xz प्लेन में मान लूं, तो C2 के 3 sp2 कौन से प्लेन में होंगे? वो भी xz सेम प्लेन में तो होंगे। क्या इसका sp2 ऐसे आकर के सिग्मा बॉन्ड बना सकता है क्या? ये ऐसे बना सकता है? नो, इसी तल में आएगा सेम, और इसी अक्ष पर आकर के सिग्मा बॉन्ड बनाएगा ऐसे। क्या बात समझ में आ रही है? तो C1 के 3 sp2 और C2 के 3 sp2, क्या मैं कह सकता हूं दोनों का तल समान हो जाएगा इसमें। अच्छा, दोनों के पास एक एक p ऑर्बिटल है क्या? और वो p ऑर्बिटल कैसा है? लंबवत अक्ष पर। देना एक p ऑर्बिटल, देना एक और p ऑर्बिटल दे दो। अब जरा देखो, ये दोनों का एक एक p ऑर्बिटल, ये तो फिर इधर से नजर नहीं आ रहा है, ये नजर नहीं आ रहा, पेन देखना है, तुम p ऑर्बिटल देख, बोला p ऑर्बिटल। बेटा ये चक्कर में मत आ जाना तुम मेरे, तो पूरी दुनिया दिखा दूंगा मैं तुम्हें भी, है ना। वो तो दुनिया दिखाने के बाद बोल रूम बिठाकर लाना पड़ेगा इसको, क्योंकि चलने लायक रहेगा नहीं फिर उसके बाद ये। अब जरा देखो, ये दोनों के sp2 संकरित कक्षक आपस में अतिव्यापित होकर सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। अब जरा क्या मैं कह सकता हूं, दोनों के p ऑर्बिटल को अगर मैं देखूं तो तल के लंबवत है, लेकिन आपस में समानांतर है। अरे आपस में तो पैरेलल ही है, ठीक है। ये p ऑर्बिटल अगर आप देखोगे तो आपस में पैरेलल नजर आएंगे आपको। क्या समझ आ रही बात? ये जो ये ग्रीन है और जो ब्लैक है, ये आप कह सकते हैं तल के तो लंबवत है, लेकिन आपस में वो कैसे हैं? समानांतर है, पैरेलल है। क्या मैं कह सकता हूं इसी तरह से C1 जो है C6 के साथ भी तो सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। C1 C2 के साथ भी सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, और C1 C6 के साथ भी सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। अच्छा, C6 का संकरण कैसा है? मतलब उसके पास भी ऐसे 3 sp2 और एक p कक्षक होगा। ये रहा C6, और ये C1 के p कक्षक के साथ अतिव्यापन करके सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। अब क्या मैं कह सकता हूं, जिस तल में C1 के 3 p ऑर्बिटल हैं उसी तल में C6 के भी होंगे, और दोनों के p ऑर्बिटल अगर लंबवत हैं तल के, तो आपस में समानांतर होंगे। कुल मिलाकर के सारे सिग्मा बॉन्ड जो बनेंगे उस तरह से तल में बनेंगे। ये सारे sp2 तल में होंगे, चाहे वो C1 C2 C3 C4 C5 C6 सबके एक ही तल में होंगे, और सबके p ऑर्बिटल उस कॉमन प्लेन के लंबवत अक्ष पर होंगे। क्या मैं कह सकता हूं p ऑर्बिटल उस प्लेन के तो लंबवत होंगे, लेकिन आपस में समानांतर होंगे। क्या बात समझ में आ रही है? तो देखो, जो sp2 संकरित कक्षक बन रहे हैं ना, वो तो एक तल में बनेंगे, ठीक है, वो एक तल में बनेंगे। जो सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं वो तो एक तल में बनेंगे। तो मैं ऐसा करता हूं, ये सिग्मा बॉन्ड तो तल में बना देता हूं सारे पहले। ये सभी कार्बन के मैंने सिग्मा बॉन्ड बना दिए जो एक ही तल में होंगे, और मान लेते हैं ये तल अगर एक्स जेड है, तो क्या हम बात कर सकते हैं सभी कार्बन के पास एक एक p ऑर्बिटल भी है, और सभी कार्बन का जो p ऑर्बिटल है वो इस तल के लंबवत है। तो बता सकते हैं सभी कार्बन के p ऑर्बिटल कौन सी एक्सिस पर होंगे? यस, अगर ये sp2 संकरित कक्षक xz प्लेन में आकर के सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, तो सभी कार्बन का जो p ऑर्बिटल होगा वो इनके लंबवत अक्ष पर होगा, मतलब py होगा। ये सभी के p ऑर्बिटल मैंने यहां पर शो किए हैं, py, ये सभी py होंगे। मतलब आप देखो, इस तल में अगर सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, तो जैसे C1 कार्बन का p ऑर्बिटल ये हो जाएगा, ऐसे C2 का p ऑर्बिटल, ऐसे C3 C4 C5 C6। तो ये जो 6 p ऑर्बिटल की मैं बात कर रहा हूं, ये इस तल के तो लंबवत हैं, लेकिन आपस में
समानांतर होंगे इस तरह से। ये C6 का p ऑर्बिटल है, ये C1 का p ऑर्बिटल है, ये C2 का p ऑर्बिटल है, ऐसे 3 और होंगे। तो ये 6 p ऑर्बिटल इस तल के तो लंबवत हैं लेकिन आपस में समानांतर हैं, ये सभी p ऑर्बिटल। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब आप देखो क्या हम बात कर सकते हैं, सभी p ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एक एक इलेक्ट्रॉन है ना सभी p ऑर्बिटल पे। कार्बन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। 4 में से 3 तो सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं और एक, और पाई बॉन्ड बनाने में कौन सा कक्षक भाग लेगा? p। तो उस p ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है सभी कार्बन के पास, और यही आपस में समपार्श्वीय अतिव्यापन करके पाई बॉन्ड बनाएंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब देखो पाई बॉन्ड बनाने के लिए हम कहते हैं कि दो पास पास वाले परमाणु के समानांतर कक्षक, दो पास पास वाले परमाणु के समानांतर कक्षक समपार्श्वीय अतिव्यापन द्वारा पाई बॉन्ड बनाएंगे। तो बता सकते हैं C1 कार्बन का जो p ऑर्बिटल है, क्या मैं कह सकता हूं वो अपने पास वाले परमाणु C2 के p कक्षक के समानांतर है। भाई ये C1 p ऑर्बिटल और C2 p ऑर्बिटल, क्या मैं कह सकता हूं ये आपस में पैरेलल है। तो फिर तो C1 का p कक्षक जो है वो C2 के p कक्षक के साथ इस तरह से अतिव्यापन करके पाई बॉन्ड बना सकता है। क्या ये समझ में आ रहा है? और इसी तरह से C3 का p कक्षक किसके साथ पाई बॉन्ड बना लेगा? C4 के साथ, और इसी तरह से C5 का C6 के साथ। जरा देखो इस तरह से बनने वाले जो पाई बॉन्ड की कंडीशन है वो कंडीशन आपको देगी पहला स्ट्रक्चर। पहला स्ट्रक्चर यही तो बना, जो पाई बॉन्ड आपको पहले स्ट्रक्चर में नजर आ रहे होंगे, एक C1 C2 के बीच में, एक C3 C4 के बीच में, और एक C5 C6 के बीच में नजर आ रहे होंगे। ये क्लियर है? क्या बात है? एक बात बताओ, लेकिन अगर हमने कहा C1 अपने पास वाले परमाणु C2 के p कक्षक के साथ अतिव्यापन करके पाई बॉन्ड बनाएगा, तो अगर C1 के पास में C2 है तो क्या C1 के पास में C6 नहीं है क्या? अरे जैसे C2 है वैसे ही C6 भी तो इसके पास में। और क्या मैं कह सकता हूं जैसे C2 का p कक्षक C1 के p के समानांतर है, वैसे ही C6 का p कक्षक भी C1 के p के समानांतर है। तो अगर C1 का p ऑर्बिटल, ये C1 का p ऑर्बिटल अगर C2 के p ऑर्बिटल के समानांतर है, ये C1 का p और ये C2 का p, अगर ये दोनों समानांतर p कक्षक आपस में अतिव्यापन करके पाई बॉन्ड बना सकते हैं, तो उसी तरह से C1 का p कक्षक C6 के साथ भी तो अतिव्यापन करके पाई बॉन्ड बना सकता है। समानांतर तो ये भी है फिर, और जैसे ये पास पास है वैसे ये पास पास है। अरे समझ आ रही बात? ये फिर मुझे बताओ ये जो p ऑर्बिटल है C1 का, वो किस p के साथ अतिव्यापन करके पाई बॉन्ड बना सकता है? C2 या C6? दोनों के साथ बना सकता है। तभी तो दो कंडीशन आ रही है हमारे पास। कैसे? जब मैं इसका अतिव्यापन C2 के साथ ले रहा हूं, जब मैंने अतिव्यापन C2 के साथ लिया तो मुझे C1 का पाई बॉन्ड C2 के साथ नजर आया, C3 का C4 के साथ, C5 का C6 के साथ, मतलब पहला स्ट्रक्चर। लेकिन जब मैंने यहां पर कॉम्बिनेशन को चेंज किया, अब मैं कॉम्बिनेशन चेंज कर रहा हूं, अब मैं ओवरलैपिंग C1 की C2 नहीं C6 के साथ ले रहा हूं, तो अब मुझे पाई बॉन्ड C1 C2 के बीच में नहीं C1 C6 के बीच में नजर आएगा। और इसी तरह से अब कॉम्बिनेशन में जो अदर कॉम्बिनेशन होंगे वो C2 C3 के साथ और C4 C5 के साथ पाई बॉन्ड बनाएगा। इस कॉम्बिनेशन के साथ में जरा देखो अब स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है। अब स्ट्रक्चर पहला नहीं सेकंड आपको मिलेगा। क्या समझ आ रहा है क्या? तो वास्तव में देखो जो हम बेंजीन की दो अनुनादी संरचनाओं की बात कर रहे हैं ना, ऐसा हमें दिखता है। संरचनाओं को देखकर हमें ऐसा लगता है कि जैसे C1 C2 के बीच में जो पाई बॉन्ड था वो शिफ्ट होकर के अपनी पोजीशन चेंज करके C1 C6 के बीच में आ चुका है। लेकिन वास्तविकता में क्या है? वास्तविकता में आपको कहना चाहिए कि इन दो स्ट्रक्चर में अगर हमें पाई बॉन्ड की पोजीशन चेंज नजर आ रही है तो उसका कारण है क्योंकि हमने p ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग का कॉम्बिनेशन चेंज कर दिया है। पहले जब हमने इसका कॉम्बिनेशन C2 के साथ में लिया था तो हमें पाई बॉन्ड C2 के साथ नजर आया, लेकिन जब हमने इसका कॉम्बिनेशन चेंज करके C6 के साथ में लिया तो हमें वही पाई बॉन्ड C1 C2 की जगह C1 C6 के बीच में नजर आया। क्या बात समझ में आ रही क्या? अब आप सोच के देखो कि जब आप किसी भी अणु की अनुनादी संरचनाएं बनाते हैं तो उनमें अंतर क्या होता है? जब आप अणु की अनुनादी संरचनाएं बनाते हैं तो उनमें अंतर क्या होता है? गुड मॉर्निंग। इसमें अगर सो गए ना 15 मिनट के लिए तो अगले 10 लेक्चर तक सोना ही पड़ेगा, फिर आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। अरे ये रेजोनेंस का आधे घंटे का जो ये पार्ट है ना, ये अगर आपने अच्छे से दिमाग लगा करके सुन लिया ना तो बाकी 9 लेक्चर में आप सुखी रहोगे। आधे घंटे का सुख 9
क्लासेस का दुख, नो क्लासेस का दुख ही है वो, फिर नो क्लासेस में परेशानी रहोगे। ऐसा काम ही क्यों कर रहे हो, मुंह छिपाना पड़े फिर। तो ध्यान देना। तो मैं बात कर रहा था, देखो रेजोनेंस का कंसेप्ट। अब आप सोचिए किसी भी अणु की जब आप एक से अधिक संरचनाएं बनाते हैं, जिनको हम अनुनादी संरचनाएं कहते हैं। आप तो मुझे बताओ, सोच के देखो, जितने भी आपने मॉलिक्यूल्स पे रेजोनेंस किया होगा, अनुनादी संरचनाओं में अंतर क्या होता है? यस, पाइबोन की पोजीशन में चेंज होता है। और पाइबोन की पोजीशन जब चेंज होती है ना, तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, पाइबोन विस्थानीकृत हो रहा है। लेकिन वो पाइबोन की पोजीशन क्यों चेंज होती है, शायद उसका कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा। क्योंकि हम जब संरचनाएं बनाते हैं, अलग अलग संरचनाएं बनाते हैं, तो पी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग का, उसके अतिव्यापन का कॉम्बिनेशन चेंज कर देते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आप सोचिए, अगर मेरे पास ऐसी कंडीशन आ जाए कि एक परमाणु का पी ऑर्बिटल जो है, वो उससे जुड़ने वाले 3 अन्य परमाणु के पी ऑर्बिटल के समानांतर है। समझना बात को? ठीक है, अगर किसी परमाणु को मान लेते हैं कार्बन है, अगर इस कार्बन का पी ऑर्बिटल इससे जुड़ने वाले 3 परमाणु एक्स, वाई और जेड के पी ऑर्बिटल के पैरेलल है, तो सोच के देखो, मुझे 3 संरचनाएं मिलेगी। कैसे मिलेगी 3? मैं एक बार इसका अतिव्यापन जेड के साथ ले लूंगा, दूसरी बार इसका अतिव्यापन, इस अतिव्यापन को, इस कॉम्बिनेशन को चेंज करके मैं इसका कॉम्बिनेशन एक्स के साथ ले लूंगा, तो जो पैबॉन्ड पहले मुझे सीजेड के बीच में नजर आया, वो अब सी एक्स के बीच में नजर आएगा। अभी एक ऑप्शन और भी है, ये कंडीशन, तो मुझे वो वही पैबॉन्ड मुझे अब सी वाई के बीच में नजर आएगा। तो वास्तव यही तो अनुनादी संरचना है। तो अनुनादी संरचना जब आप बनाते हैं, तो किस आधार पर बनाते हैं, या उनमें चेंज होने का आधार क्या है? क्योंकि हम पी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग का कॉम्बिनेशन चेंज करते जाते हैं। जब आप कॉम्बिनेशन चेंज करते जाओगे, तो आपको संरचनाओं में पाइबॉन्ड की पोजीशन अलग अलग नजर आएगी, और उन्हीं को हम बोल देते हैं अनुनादी संरचनाएं। और क्योंकि संरचनाओं में हमें पाइबॉन्ड की स्थिति में अंतर नजर आता है, तो हम बोल देते हैं पाइबॉन्ड विस्थानीकृत हो रहे हैं। क्या पॉइंट समझ में आया क्या? तो ये रेजोनेंस का कंसेप्ट है। तो यहां पर वास्तव में देखो, अगर हम बेंजीन की जो संरचनाएं बना रहे हैं, जो 2 संरचनाएं पहली और दूसरी यहां पर दी हुई हैं, अगर मैं उसके आधार की बात करूं, तो उसका आधार यही है कि क्योंकि आप सोचो, किसी भी कार्बन की बात करो, हर कार्बन के लिए कॉमन कंडीशन आ रही है, किसी भी कार्बन का पी ऑर्बिटल, क्या मैं कह सकता हूं, 2 अन्य पी ऑर्बिटल के समानांतर है। 2 अन्य पी ऑर्बिटल के समानांतर है। ऐसे में जब वो 2 अन्य पी ऑर्बिटल के समानांतर है, तो जब मैं 1 बाय 1 कॉम्बिनेशन बनाऊंगा, पहले इसका कॉम्बिनेशन C2 के साथ बनाऊंगा, तो पाइबॉन्ड मुझे C1 C2 के बीच नजर आएगा, पहला स्ट्रक्चर। और जब मैं इसी का कॉम्बिनेशन चेंज करके C6 के साथ बनाऊंगा, तो मुझे सेकंड स्ट्रक्चर नजर आएगा। क्या क्लियर है की बात? ये तो इन 2 संरचनाओं को बनाने का आधार समझ में आया क्या? हम पाइबॉन्ड की पोजीशन क्यों चेंज कर रहे हैं, इसका रीजन समझ में आया क्या? भाई ठीक है, स्ट्रक्चर को देखकर हम ऐसा बोल देते हैं क्यों। अगर आपसे कोई पूछे आप कि पाइबॉन्ड की पोजीशन क्यों चेंज हो रही है, तो कॉन्सेप्चुअली आंसर ये मत देना कि पाइबॉन्ड की पोजीशन इससे चेंज हो रही है क्योंकि पाइबॉन्ड विस्थानीकृत हो रहा है। नो, कॉन्सेप्चुअली क्या बोलोगे? क्योंकि हमने पी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग का कॉम्बिनेशन चेंज कर दिया है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है क्या? अब जरा बताएं, अगर C1 का पी ऑर्बिटल C2 और C6 दोनों के पैरेलल है, तो हमने कहा इसका अतिव्यापन C2 के साथ भी हो सकता है, C6 के साथ भी हो सकता है। उसी के आधार पर पहली और दूसरी स्ट्रक्चर है। अगर मैं आपसे पूछूं एट अ टाइम, एक समय पर, ये किसके साथ अतिव्यापित होगा? C2 के साथ, C6 के साथ, दोनों के साथ, या कोई भी एक हो सकता है? कोई भी एक हो सकता है, दोनों नहीं हो सकते। दोनों के साथ? क्या प्रॉब्लम क्या है? हाँ, कोई भी एक, तो दोनों के साथ क्यों नहीं, दिक्कत क्या है, मतलब उस अतिव्यापन में प्रॉब्लम क्या है? कार्बन की वैलेंसी चेंज हो जाएगी। मतलब अगर 3 सिग्मा बॉन्ड तो पहले ही बना चुका है, एक हाइड्रोजन के साथ, एक C2 कार्बन के साथ, एक C6, मतलब 3 सिग्मा बॉन्ड तो बन ही चुके हैं। अब मैं कहूं कि इसके साथ भी अतिव्यापन करके पाई बॉन्ड बनाए, इसके साथ भी अतिव्यापन करके पाई बॉन्ड बनाए एक ही समय पर, तो 3 सिग्मा 2 पाई, तो 5 बॉन्ड हो गए। तो कार्बन की वैलेंसी तो 4 ही होती है। तो इस आधार पर आप कह रहे हैं कि नहीं, दोनों के साथ अतिव्यापन एक समय पर नहीं हो सकता। और क्या कारण हो सकता है? sp कार्बन हो जाएगा, तो सिग्मा तो 3 ही रहेंगे ना भाई, पाई बॉन्ड नहीं गिनते हैं, सिग्मा गिनते हैं ना, तो सिग्मा तो 3 ही है। sp में बॉन्ड, तो मैं तो sp बोल ही नहीं रहा हूं, मैं तो sp2 ही बोल रहा हूं अभी। sp क्यों हो जाएगा? सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, संकलित कक्षक कितने हैं? अरे H क्यों हटाएंगे, मॉलिक्यूल थोड़ी चेंज करना है, मॉलिक्यूल तो बेंजीन ही है।
एक इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन तो फिर एक ही बॉन्ड बना सकता है, या तो C2 के साथ या फिर C6 के साथ में। आप ध्यान देना, देखो अगर आपको ऐसा लगता है कि एक समय पर, ध्यान देना, एक समय पर C1 कार्बन का p ऑर्बिटल दोनों के साथ अतिव्यापन नहीं कर सकता, किसी एक के साथ ही अतिव्यापन करेगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि दोनों के साथ एक समय पर अतिव्यापन संभव नहीं है, तो फिर आप मानकर चलो केमिस्ट्री में रेजोनेंस जैसा कोई कंसेप्ट भी नहीं है, फिर हो ही नहीं सकता कंसेप्ट, फिर रेजोनेंस जैसा कोई कंसेप्ट बन ही नहीं सकता। मैं आपको सही बता रहा हूं, देखो आप सोचिए रेजोनेंस के होने का जो मुख्य कारण है, आपने कहा नहीं नहीं वो तो होगा ही नहीं। जो ओवरलैपिंग के लिए आप मना कर रहे हैं ना कि एक समय पर दोनों के साथ अतिव्यापन नहीं हो सकता, अरे दोनों के साथ में ही अतिव्यापन होता है, और एक से ज्यादा ऑर्बिटल के साथ एक समय पर अतिव्यापन होने के कारण ही अनुनाद होता है। अनुनाद का कारण ही यही है, और जो अनुनाद का कारण है आप कह रहे नहीं नहीं वो तो कभी हो ही नहीं सकता, तो फिर अनुनाद भी नहीं हो सकता, आप मान लो। फिर मैं वही बताना चाह रहा हूं, देखो हम कंसेप्ट से बहुत दूर हैं, हम अनुनाद में क्या करना है हमें पता होता है। वास्तव में देखो आपको क्यों पता होता है, टीचर ने आपको बता दिया भाई ऐसे ऐसे करते जाना तो स्ट्रक्चर बन जाएंगे, आप भी उसी को फॉलो करके स्ट्रक्चर बना देते हो। किस आधार पर, वो आधार नहीं पता है हमें, उस कंसेप्ट को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप ध्यान देना, अगर हमें यह पूछा जाए कि एट अ टाइम, एक समय पर ये पी कक्षक किसके साथ अतिव्यापन करेगा, अगर हमें पूछा जाए कि एक समय पर ये पी कक्षक किसके साथ अतिव्यापन करेगा, तो आंसर है दोनों के साथ करेगा, C2 के साथ भी और C6 के। मैं आपको इसको जस्टिफाई करता हूं कैसे। एक बात बताओ, हमने कहा पास पास वाले परमाणु के दो पैरेलल समानांतर पी कक्षक आपस में समपार्श्वीय अतिव्यापन करके पाइबोन बनाते हैं, यही बोला। तो पाइबोन बनाने के लिए हमने कहा ये दोनों आपस में अतिव्यापन करेंगे, तो क्या अतिव्यापन करने के लिए ये दोनों पी ऑर्बिटल ऐसे चलकर एक दूसरे के पास पास आएंगे क्या? कैसा मूवमेंट होता है क्या पी ऑर्बिटल्स में? मूवमेंट थोड़ी होगा। कंसेप्ट ये देखो कि अगर दो पास पास वाले परमाणु के पी कक्षक आपस में समानांतर हैं, तो वो अपने आप ही अतिव्यापित हो जाएंगे, उनको चलकर नहीं आना ऐसे, वो इतना पास पास होते हैं कि वो अपने आप ही अतिव्यापित हो जाएंगे। अरे पॉइंट समझ में आ रहा है? वो ऑलरेडी इतना पास होते हैं कि वो आपस में अपने आप ही अतिव्यापित हो जाएंगे। मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं कि अगर दो पास पास वाले परमाणु के पी कक्षक समानांतर हैं, तो वो हमेशा अतिव्यापित कंडीशन में ही रहेंगे, उनके बीच में अतिव्यापन ना हो। उसका एक ही तरीका है कि समानांतर न होकर के लंबवत होने चाहिए। अगर पास पास वाले परमाणु के पी कक्षक समानांतर हैं, तो उनके बीच के अतिव्यापन को कोई नहीं रोक सकता, वो इतना पास होते हैं कि वो अपने आप ही अतिव्यापित हो जाएंगे। नहीं आ रही बात समझ में? अरे भाई अभी आप बेंच पर 3 जने बैठे हुए हैं, तो आप दूर दूर हैं, लेकिन यहीं पर 4 बिठा दें और 4 एक और बिठा दें, तो फिर आपके शोल्डर्स टच होने लगेंगे ना, फिर आप मिक्स, वो शोल्डर एक दूसरे को ओवरलैप करने लगेंगे। तो मैं अगर इस पर 6 जने बिठा दूंगा तो उस ओवरलैपिंग को कोई रोक ही नहीं सकता। अरे पॉइंट समझ में आ रहा है? तो कंसेप्ट यही देखो कि अगर दो पास पास वाले परमाणु के पी ऑर्बिटल पैरेलल हैं, तो वो इतना पास होते हैं कि वो अपने आप ही अतिव्यापित हो जाएंगे। आप कहें सर ये अतिव्यापित ना हो, उसका क्या तरीका है? उसका एक ही तरीका है कि ये समानांतर ना होकर के कैसे होने चाहिए, लंबवत होने चाहिए, तभी अतिव्यापन 0 होगा। अब जरा ध्यान देना, इन दोनों पी ऑर्बिटल के बीच की जो गैप है, उस गैप को मैं चेंज नहीं करूंगा, गैप इतना ही रखूंगा। लेकिन आप सोचो इन दो पी ऑर्बिटल को मैंने इतना पास रखा है कि अगर मैं इसको इसके पैरेलल लेकर आऊंगा तो ये अपने आप ही अतिव्यापित हो जाएगा इसमें। क्या समझ में आ रही बात? यही कंसेप्ट है। अब आप सोचिए, मान लो अगर एक कार्बन के पास पी ऑर्बिटल है और इस कार्बन से एक कार्बन और ये जुड़ा हुआ है और इसके पास भी पी ऑर्बिटल है, और इसका पी ऑर्बिटल जो है वो मान लेते हैं इस पी के समानांतर है। तो आप देखो मैंने इस कार्बन को इस कार्बन के इतना नजदीक, इतना पास रखा है कि अगर मैं इसका पी ऑर्बिटल इसके पैरेलल बनाऊंगा तो वो अपने आप ही अतिव्यापित हो जाएगा। उस अतिव्यापन को आप और मैं नहीं रोक सकते। अब ऐसे में आप सोचिए, इस कार्बन से अगर एक कार्बन और जुड़ा हो, उसके पास भी पी ऑर्बिटल हो और वो भी इसके समानांतर हो, क्या वो अतिव्यापित नहीं होगा? वो तो जितने ये पास है उतने ये पास है, तो वो दो पास पास वाले परमाणु इतना क्लोज होते हैं कि उनके समानांतर पी कक्षक अपने आप ही अतिव्यापित हो जाते हैं। तो ऐसे में ये बिल्कुल संभव है कि एक ही ऑर्बिटल एक से ज्यादा ऑर्बिटल के साथ एट ए टाइम एक समय पर अतिव्यापित हो। और दो क्या, अगर इस कार्बन से एक कार्बन और जुड़ा होता और उसका पी ऑर्बिटल भी इसके पैरेलल होता तो वो भी अतिव्यापित, सारे हो जाएंगे, तो सब अतिव्यापित हो जाएंगे आपस में। क्या समझ आ रही बात है? अब पॉइंट ये आता है कि ठीक है चलो ये तो सर हमने मान लिया कि वो पास पास है तो अतिव्यापन से कोई रोक ही नहीं सकता, वो होगा ही अतिव्यापन। लेकिन क्वेश्चन है इतने सारे बॉन्ड कैसे बन जाएंगे? फिर एक बात बताओ, दो पैरेलल पी ऑर्बिटल के अतिव्यापन को आप स्ट्रक्चर में कौन से बॉन्ड से दर्शाते हैं? पाई बॉन्ड से दर्शाते हैं। चलिए अब आप ध्यान देना, मिडिल वाले कार्बन का पी ऑर्बिटल जो है वो राइट वाले पी के साथ अतिव्यापित हो रहा है या लेफ्ट के साथ या दोनों के साथ? दोनों के साथ। तो ऐसे में हम बात करते हैं कि अगर ये दोनों के साथ अतिव्यापित हो रहा है
तो 50% राइट के साथ अतिव्यापित हो रहा है और 50% लेफ्ट के साथ अतिव्यापित होगा। ऐसे में क्या मैं कह सकता हूं, अगर ये दोनों के साथ एक समय पर अतिव्यापित हो रहा है तो किसी भी एक कक्षक के साथ इसका अतिव्यापन 100% ना होकर के कैसा है, पार्शियल है। और अगर पार्शियल है तो हम उसका बॉन्ड भी कैसा बनाएंगे, पार्शियल ही बनाएंगे। मतलब यहां पर पाई बॉन्ड कंप्लीट नहीं, पार्शियल आएगा। ऐसे ये पाई बॉन्ड कैसा आएगा, ये पार्शियल बॉन्ड यही दर्शा रहा है कि अतिव्यापन 100% ना होकर के कैसा है, पार्शियल है, आंशिक है। और अगर इस कार्बन से एक कार्बन और जुड़ा हो और उसका पी ऑर्बिटल भी इसके साथ अतिव्यापित हो रहा हो तो फिर पार्शियल पाई बॉन्ड यहां भी आएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तीनों जगह पार्शियल पाई बॉन्ड आएगा। अब ऐसे में कोई ये कहे कि अरे सर इस कार्बन के इतने सारे पाई बॉन्ड, इतने सारे पाई बॉन्ड नहीं है। स्टेटमेंट ये होगा कि ये 3 पार्शियल पाई बॉन्ड मिलकर के एक पाई बॉन्ड के बराबर है। अरे 50 इसके साथ 50 इसके साथ, टोटल तो 100% हुआ। एक कार्बन और ले आओगे 33 33 33 0.3 अरे समझ आ रही बात? ये अब कोई अगर ये कहे कि सर इसमें से एक कार्बन कम कर दे तो कर दें आप, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं कहूंगा 2 पार्शियल पाई बॉन्ड मिलकर के एक पाई बॉन्ड के बराबर है। और कोई ये कहे सर एक और कम कर दे तो, एक और कम कर दोगे तो अब बचे ये, तो बताओ ये इसके साथ कितना परसेंट अतिव्यापित होगा, 100%, 100%। अगर 100% भाई एक ही है ना, तो एक के साथ में 100% हो जाएगा। तो ऐसे में जो पाई बॉन्ड बनाएंगे वो भी 100% बनाएंगे, मतलब कंप्लीट बनाएंगे, उसमें क्या दिक्कत है। तो अब आप सोचिए, ध्यान देना, मैं वापस उस क्वेश्चन पर आ रहा हूं। जब हमने इसकी ओवरलैपिंग, ध्यान देना, जब हमने इसका अतिव्यापन 100% C2 के साथ लिया तो हमने कंप्लीट पाई बॉन्ड C2 के साथ बनाया, C6 के साथ कोई पाई बॉन्ड नहीं, पहला स्ट्रक्चर। जब हमने इसका 100% अतिव्यापन C6 के साथ लिया तो कंप्लीट पाई बॉन्ड यहां बनाया, यहां कोई पाई बॉन्ड नहीं, सेकंड स्ट्रक्चर। लेकिन क्या वास्तविकता में ऐसा होगा कि ये या तो C2 के साथ अतिव्यापित होगा या C6 के साथ, या दोनों के साथ? वास्तविकता में दोनों के साथ। और अब आप ध्यान देना, अब मैं वास्तविकता की कंडीशन ले रहा हूं कि अगर हम कह रहे हैं कि नहीं वास्तविकता में तो ये दोनों के साथ अतिव्यापन करेगा, अगर दोनों के साथ अतिव्यापन करेगा तो फिर तो पाई बॉन्ड कंप्लीट ना होकर दोनों जगह पर पार्शियल पाई बॉन्ड आएगा। और क्या मैं कह सकता हूं ऐसा सभी कंडीशन में हो रहा है, सभी कार्बन के लिए यही तो कंडीशन है। हर पी ऑर्बिटल आप देखो पार्शियल इसके साथ, पार्शियल इसके साथ, ये भी पार्शियल इसके साथ, पार्शियल इसके साथ, तो मतलब सब जगह पर बनने वाला पाई बॉन्ड कैसा होगा, पार्शियल। और वास्तव में यही बेंजीन का थर्ड स्ट्रक्चर होता है। क्या समझ आ रही बात है? अब कोई आपसे अगर ये पूछे ना कि बेंजीन में डॉट 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 क्या है, आज के बाद ये आंसर मत देना कि इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। आपका आंसर ये होना चाहिए कि सर ये डॉट 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 जो है वो पार्शियल पाई बॉन्ड को दर्शा रहा है। बोले पार्शियल पाई बॉन्ड क्यों बनाया? क्योंकि एक ऑर्बिटल किसी भी एक अन्य ऑर्बिटल के साथ 100% अतिव्यापन ना करके पार्शियल कर रहा है। बोले पार्शियल क्यों कर रहा है? क्योंकि एक ऑर्बिटल एक से ज्यादा ऑर्बिटल के साथ एक ही समय पर अतिव्यापन कर रहा है। और जब एक ही ऑर्बिटल एक से ज्यादा ऑर्बिटल के साथ एक ही समय पर अतिव्यापन करेगा तो किसी भी एक ऑर्बिटल के साथ उसका अतिव्यापन 100% ना होकर कैसा होगा, पार्शियल होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही? आप सोचिए, अगर इस C6 कार्बन के पास p ऑर्बिटल नहीं होता तो फिर C1 कितने अन्य p के साथ अतिव्यापन कर पाता? अगर ये C6 वाला p ऑर्बिटल होता ही नहीं मान लो यहां पर, तो फिर कितने के साथ, एक के साथ, तो फिर कंप्लीट पाई बॉन्ड यही बनाते हम, कोई दिक्कत नहीं। क्या पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? लेकिन आप सोचिए अगर ये दो हैं और मैं तो कह रहा हूं यहां चलो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की जगह मान लो यहां भी कार्बन होता और उसके पास भी अगर p ऑर्बिटल होता तो क्या होता? तो फिर C1 कार्बन का p ऑर्बिटल एट अ टाइम एक नहीं 3 p के साथ अतिव्यापन करता, फिर पार्शियल पाई बॉन्ड यहां बनता, पार्शियल यहां बनता और पार्शियल यहां भी बनता। और ये रेजोनेंस का कंसेप्ट है। क्या बात समझ में आ रही है? अब मुझे आप बताओ, देखो जो कंडीशन मैंने आपको बताई, अगर हम उन कंडीशन के आधार पर बात करें, ठीक है, उन कंडीशन के आधार पर अगर मैं बात करूं तो जब हमने इसका 100% अतिव्यापन C2 के साथ लिया, पहला स्ट्रक्चर, 100% अतिव्यापन C6 के साथ लिया, दूसरा स्ट्रक्चर, इन्हें हम बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं RS, अनुनादी संरचनाएं। और हमने कहा जब एट ए टाइम दोनों के साथ अतिव्यापन करेगा तो तीसरा स्ट्रक्चर, इसमें बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, अनुनादी संकर संरचना। क्या लगता है एक्चुअल में क्या होना चाहिए, वास्तविकता में क्या होना चाहिए, पहला स्ट्रक्चर, दूसरा स्ट्रक्चर या तीसरा? इसीलिए हम कहते हैं कि वास्तविक संरचना जो होती है वो हाइब्रिड होती है, ये काल्पनिक संरचना होती है। भाई ये तो काल्पनिक कंडीशन है कि किसी एक के साथ अतिव्यापन करे, किसी एक के साथ होगा ही नहीं, एट ए टाइम तो दोनों के साथ ही होगा। ये तो हमने इमेजिनरी कंडीशन ली है कि अगर ऐसा होता कि इसका अतिव्यापन केवल C2p के साथ होता तो पहला स्ट्रक्चर होता। एक्चुअल में नहीं है, इमेजिनरी कंडीशन है। अगर ऐसा होता कि ये C6 के साथ अतिव्यापन करता तो फिर हमें सेकंड स्ट्रक्चर मिलता, लेकिन वो भी इमेजिनरी कंडीशन है क्योंकि वास्तविकता में ये किसी एक के साथ नहीं,
दोनों के साथ अतिव्यापन करेगा और उसके अनुसार फिर जो संरचना आपको मिलेगी वो फर्स्ट सेकंड नहीं थर्ड मिलेगी। क्या बात समझ में आ रही है? वास्तव में देखो, अनुनादी संरचनाएं बनाने का आधार क्या है, हम किस आधार पर अनुनादी संरचनाएं बनाते हैं उसको सुनिए। क्या मैं कह सकता हूं C1p के पास जो C1 का p ऑर्बिटल है, मैं C1 का p ऑर्बिटल यहां बना देता हूं, इस C1p के पास क्या मैं कह सकता हूं अतिव्यापन के लिए दो पॉसिबिलिटी है। दो पॉसिबिलिटी कैसे? C2p और C6p दोनों है ना। आप किसी भी एक पॉसिबिलिटी का 100% सोचिए क्या हो सकता है, मैक्सिमम क्या हो सकता है, एक्सट्रीम क्या हो सकता है। किसी भी एक पॉसिबिलिटी का एक्सट्रीम अधिकतम क्या हो सकता है? भाई हमने कहा दो पॉसिबिलिटी है, ये C2 के साथ भी अतिव्यापन कर सकता है और C6, ये दो पॉसिबिलिटी को, एक पॉसिबिलिटी C2 के साथ और एक पॉसिबिलिटी C6 के साथ, किसी भी एक पॉसिबिलिटी का 100% सोचिए क्या हो सकता है, मैक्सिमम क्या हो सकता है। मैक्सिमम ये तो हो सकता है कि अगर ये 100% C2 के साथ अतिव्यापन कर ले तो फिर C6 के साथ इसका अतिव्यापन हम क्या बनेंगे, जीरो। तब केवल और केवल पाई बॉन्ड C1 C2 के बीच में दर्शाया जाएगा, C1 C6 के बीच में हमने ओवरलैपिंग को जीरो माना है तो कोई पाई बॉन्ड नहीं। ये तो पहला स्ट्रक्चर है। तो जब आप किसी संभावना, किसी पॉसिबिलिटी का एक कंडीशन, एक्सट्रीम कंडीशन लेते हैं तो आपको अनुनादी संरचना मिलती है। ऐसे एक और कंडीशन आएगी ना, एक और कंडीशन क्या आएगी, अगर मैं दूसरी पॉसिबिलिटी ये ले लूं कि ये 100% ओवरलैपिंग C6 के साथ करे, यही तो अधिकतम हो सकता है भाई। अधिकतम यही हो सकता है कि 100% C2 के साथ या 100% C6 के साथ। जब आप अधिकतम लेते हैं ना पॉसिबिलिटी का तो आपको अनुनादी संरचना मिलती है। और जब आप सारी संभावनाओं को एक साथ लोगे तो आपको वास्तविक संरचना मिलेगी। एक साथ लेने का मतलब क्या है? एक साथ का मतलब ये पार्शियल इसके साथ और पार्शियल इसके साथ, तो ये बनेगा ना हाइब्रिड स्ट्रक्चर। क्या रेजोनेंस का कंसेप्ट समझ में आया क्या? ये रेजोनेंस का कंसेप्ट है। आप कह सकते हैं किसी भी अणु में अनुनाद होने का आधार क्या है, एक ही कक्षक का एक से ज्यादा कक्षकों के साथ अतिव्यापन करके पाई बॉन्ड बनाना। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आप सोचिए, मान लो ये p ऑर्बिटल है, ये तीन अन्य p ऑर्बिटल के समानांतर है, तीन अदर p ऑर्बिटल के पैरेलल है। शायद आप समझ में आ गया होगा, तीन स्ट्रक्चर बनेंगे, तीन अनुनादी संरचनाएं बनेगी। कैसे? एक बार एक के साथ अतिव्यापन लो 100% तो पाई बॉन्ड यहां नजर आएगा, दूसरी बार दूसरे के साथ तो पाई बॉन्ड यहां नजर आएगा, तीसरी बार तीसरे के साथ तो पाई बॉन्ड यहां नजर आएगा। हो गए तीन स्ट्रक्चर। वास्तविकता मतलब हाइब्रिड के लिए क्या करेंगे, तीनों को एक साथ, पार्शियल पाई यहां, पार्शियल पाई यहां, पार्शियल पाई, बन गया हाइब्रिड। यही तो अनुनादी संरचना है बस, ये अनुनादी संरचना और ये संकर संरचना है। अब मैं तीन की जगह दो ले लूं, दो p ऑर्बिटल के पैरेलल है, तो अब आपको दो संरचनाएं मिलेगी, एक बार पाई बॉन्ड यहां, एक बार पाई बॉन्ड, और वास्तविकता में दोनों पर पार्शियल। अब मैं दो की जगह एक ही p ऑर्बिटल लूं, कितनी संरचना बनेगी? अब कोई अनुनाद नहीं है। अरे एक संरचना मतलब फिर अनुनाद थोड़ी है, वो तो फिर कंप्लीट पाई बॉन्ड यहीं आएगा। तो आप सोचिए अनुनाद कब होगा, जब एक ही ऑर्बिटल एक से ज्यादा अन्य ऑर्बिटल के साथ अतिव्यापन करके पाई बॉन्ड बनाए तो अनुनाद होगा। क्या मेरे पास समझ में आई क्या? अब मैं आपको बताता हूं, देखो रेजोनेंस पे जो आप करते हैं ना वो एग्जैक्टली करते क्यों, उसका आधार क्या है। मान लेते हैं C कार्बन के साथ, ठीक है, मान लेते हैं इस कार्बन के साथ तीन अन्य परमाणु जुड़े हुए हैं, X, Y और Z। और ऐसा मान लेते हैं कि कार्बन के पास p ऑर्बिटल है और ये X के p ऑर्बिटल, Y के p ऑर्बिटल और Z के p ऑर्बिटल के समानांतर है। शायद आपको समझ में आ रहा होगा मेरे, मतलब आपको पूरी पिक्चर अपने आप दिखना स्टार्ट हो जाएगी। तीन संरचना नजर आ रही होंगी आपको। कैसे? पहले इसकी अब देखो, जब आप किसी भी एक पॉसिबिलिटी का 100% लेते हो, एक्सट्रीम अधिकतम, तो आपको अनुनादी संरचना मिलती है। और जब आप सारी संभावनाओं को एक साथ लेते हो तो फिर आपको वास्तविक संरचना मिलती है। तो पहले मैं एक एक कंडीशन लेता हूं, 100% विथ एक्स, तो पाई बॉन्ड आपको यहां नजर आएगा। दूसरी संरचना में आप कह सकते हैं कि अगर मैं यहां पर इसकी ओवरलैपिंग 100% वाई के साथ ले लूं तो पाई बॉन्ड यहां नजर आएगा। समझ आ रही बात ये? और तीसरी कंडीशन क्या है, अगर Z के साथ में इसका 100% ओवरलैपिंग मान लूं तो मुझे पाई बॉन्ड यहां नजर आएगा। क्या क्लियर हो रही की बात ये? अब आप सोचिए, ये जो तीन संरचनाएं बनाई गई, सामान्यतः ऐसा स्टेटमेंट हम दे देते हैं, मैं भी दूंगा ऐसा, कि पाई बॉन्ड विस्थानीकृत हो रहा है। मतलब मेरा स्टेटमेंट तो ये रहेगा कि ऐसा लग रहा है जैसे पाई बॉन्ड अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, पाई बॉन्ड घूम रहा है इधर से उधर, पोजीशन चेंज कर रहा है, विस्थानीकृत हो रहा है, इसी को तो बोलते हैं विस्थानीकरण। लेकिन वास्तविकता में ये तीन संरचनाएं बनने का आधार क्या है, हम ओवरलैपिंग का कॉम्बिनेशन चेंज करते जा रहे हैं। क्या बात समझ में आ रही है? ये तो होगी
इमेजिनरी स्ट्रक्चर, काल्पनिक संरचनाएं जिनको बोलते हैं अनुनादी संरचनाएं। वास्तविकता में क्या होगा? 100% ओवरलैपिंग एक्स के साथ, वाई के साथ, जेड के साथ, या तीनों के साथ एक साथ, तो फिर सब जगह पर पाई बॉन्ड कंप्लीट ना होकर के पार्शियल आएगा। ये इसकी वास्तविक संरचना होगी, हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ऐसे ही तो करते हैं आप रेजोनेंस में। क्या समझ आया की बात है? अब रेजोनेंस के एक दो पॉइंट आपको और बताता हूं। देखो, जैसे मान लो हमारे पास ये एक केटायन है, एक धनायन है हमारे पास पॉजिटिव, ये केटायन हमारे पास है और इसमें अनुनाद हो रहा है। अगर इसमें अनुनाद हो रहा है तो ये तय है कि कार्बन का जो पी ऑर्बिटल है वो एक्स पी के पैरेलल होगा और वाई पी के भी पैरेलल होगा। जो बीच वाले परमाणु एक्स कार्बन, उसका पी ऑर्बिटल एक्स के भी समानांतर है और वाई पी के भी समानांतर है। तो बताओ एट ए टाइम ये किसके साथ अतिव्यापन करेगा, एक्स या वाई? आंसर है दोनों। अरे एट ए टाइम तो दोनों के साथ करेगा ना, दोनों पैरेलल है। अब जरा ध्यान देना, अगर हमने यहां पर पाई बॉन्ड शो किया है, इसका मतलब अंडरस्टूड है इसके पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, इसके पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, और ये आपस में अतिव्यापन करके इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके पाई बॉन्ड बना रहे हैं। ये तो बन गया पाई बॉन्ड। और यहां पॉजिटिव चार्ज ये दर्शा रहा है कि इसका पी ऑर्बिटल खाली है, वेकेंट है, रिक्त है, उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है। क्या बात समझ में आ रही है? अब सुनिए, अगर ये कार्बन का पी ऑर्बिटल इसके साथ अतिव्यापित है और इसके साथ में भी अतिव्यापित है, बात समझना, अगर इसका अतिव्यापन दोनों के साथ हो रहा है, मतलब आप कह सकते हैं ये एरिया भी आपस में कनेक्टेड है और ये एरिया भी आपस में कनेक्टेड है, पूरा एरिया कनेक्टेड है आपस में। अब ऐसे में आप सोचिए, अगर बीच वाले परमाणु मतलब कार्बन का पी ऑर्बिटल इसके भी समानांतर है, इसके भी समानांतर है, एक्स और वाई, और ये इसके साथ भी अतिव्यापन कर रहा है, इसके साथ भी कर रहा है, मतलब पूरा एरिया कनेक्टेड है। आप सोचिए इस पूरे कनेक्टेड एरिया में यहां तो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, पाई बॉन्ड शो किया ना हमने सी और एक्स के बीच में, और यहां इलेक्ट्रॉन की कमी है। अगर ये पूरा एरिया कनेक्टेड है जिसमें इस एरिया में इलेक्ट्रॉन की कमी है और यहां पर इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा? यहां से इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा उस साइड जहां इलेक्ट्रॉन की कमी है। ये बिल्कुल वैसा समझ लो जैसे मान लो एक रिवर है जिसमें पानी है और ये दूसरी रिवर है जो खाली है। क्या संभव है? पानी इसमें से इसमें चला जाए। कैसे चला जाएगा? कनेक्टेड का है। अरे नदियां मिली हुई कहाँ हैं आपस में? अभी मिली हुई नहीं है, अभी मिली हुई नहीं है। अभी ये राजस्थान और ये एमपी की नदियां हैं जो मिली हुई नहीं है अभी। अभी पानी का चल रहा है मामला, ठीक है। और अगर ऐसा हो जाए, अगर ऐसा हो जाए कि ये नदियां आपस में जुड़ी हुई हो, अब क्या संभव है? अब संभव है कि पानी इधर से इधर चला जाए। अरे समझ आ रही बात? ये आप सुने इस बात को अच्छे से। मान लो अगर ऐसा होता, सुनिएगा बात को, ये पाई इलेक्ट्रॉन है मान लो, बीच में एक जेड परमाणु जिसके पास कोई पी ऑर्बिटल नहीं है, इसके पास कोई पी ऑर्बिटल नहीं है, और ये फिर पी ऑर्बिटल जिसमें ये रिक्त है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। क्या अब यहां से इलेक्ट्रॉन इधर जा सकते हैं? ये इसके साथ अतिव्यापित हो ही नहीं रहा है। पास पास वाले परमाणु के पी ऑर्बिटल अतिव्यापित होंगे, लेकिन अगर मैं जेड को बीच में से हटा दूं तो ये कंडीशन आ जाएगी। अब क्या मैं कह सकता हूं, कार्बन का पी ऑर्बिटल अब वाई के पी के साथ में भी अतिव्यापित है, मतलब अब ये एरिया कनेक्टेड है। कनेक्टेड है तो फिर क्या होगा, या जैसे पानी का फ्लो रहा है ना दूसरे रिवर में, ऐसे यहां से इलेक्ट्रॉन का फ्लो जाएगा इस ऑर्बिटल में जहां इलेक्ट्रॉन की कमी है। लेकिन वो फ्लो तभी होगा, ये कोई इलेक्ट्रॉन हवा में नहीं जा रहे हैं, अतिव्यापन है इसलिए जा रहे हैं। अब इस संभावना का अधिकतम सोचिए क्या हो सकता है, मैक्सिमम क्या हो सकता है? भाई इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, मैक्सिमम क्या हो सकता है? सारे के सारे इलेक्ट्रॉन उधर चले जाएं। ये बिल्कुल वैसे जैसे इस नदी का पूरा पानी उधर शिफ्ट हो जाए। अरे समझ, अधिकतम तो ये हो सकता है ना। आप कह रहे नहीं हो सकता, तभी तो काल्पनिक कंडीशन है। अरे यही तो बोल रहा हूं, अनुनादी संरचना काल्पनिक होती है, तभी तो काल्पनिक कंडीशन है वो। तो आप देखो, इसका मतलब अगर ऐसा हम मान लें कि ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड पूरा का पूरा उधर शिफ्ट हो जाए, तो फिर तो जो पाई बॉन्ड आपको सी और एक्स के बीच में नजर आ रहा है वो अब आपको सी और वाई के बीच में नजर आएगा। और आप सोचिए इस धनावेशित परमाणु को अगर इलेक्ट्रॉन मिले तो वो उदासीन हो जाएगा। किसके इलेक्ट्रॉन गए? इलेक्ट्रॉन किसके गए? एक्स के गए, तो अब एक्स का ऑर्बिटल खाली, अब ये पॉजिटिव हो जाएगा। ऐसे ही तो बनाते हो अनुनादी संरचनाएं। लेकिन क्या वास्तविकता में ऐसा संभव है? क्या नहीं संभव है, क्योंकि देखो जैसे ही इलेक्ट्रॉन वाई की ओर जाएंगे, ध्यान देना, जैसे ही इलेक्ट्रॉन वाई की ओर जाएंगे
अब आप ध्यान दो, जैसे ही इलेक्ट्रॉन y की ओर जाएंगे, क्या मैं कह सकता हूं y को इलेक्ट्रॉन मिलते हैं उसका पॉजिटिव चार्ज धीरे धीरे कम होना स्टार्ट होगा, क्योंकि धनावेशित परमाणु को इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो उसका पॉजिटिव चार्ज में कमी आएगी। लेकिन सोचिए अगर इलेक्ट्रॉन y को मिलेंगे और उसका पॉजिटिव चार्ज अगर कम होगा तो x पर धीरे धीरे पॉजिटिव चार्ज आना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी आ रही है ना। अभी x उदासीन है, लेकिन जैसे ही इसके इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, y को इलेक्ट्रॉन मिले तो उसका पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है, x का पॉजिटिव चार्ज धीरे धीरे बढ़ेगा और ये प्रोसेस बीच में कहीं रुक जाएगा। मतलब पार्शियल इलेक्ट्रॉन यहां बचेंगे, पार्शियल इधर चले जाएंगे, तो इसका पॉजिटिव चार्ज कम होकर पार्शियल रह जाएगा और इस पर कुछ पार्शियल चार्ज यहां भी आ जाएगा। ये वास्तविक संरचना हो जाएगी जिसको हम हाइब्रिड बोलते हैं। आपने किसी भी कैटायन में अनुनाद के आधार पर संरचनाएं बनाई होगी तो ऐसी ही बनाई होगी आपने। क्या कंसेप्ट समझ में आ रहा है? ये रेजोनेंस का कंसेप्ट है। अब देखो, ऐसा आपने पढ़ा है कि रेजोनेंस स्थायित्व को बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है इस बात को समझे। देखो, जैसे पहले उसके लिए एक क्वेश्चन का आंसर दें कि मान लो अगर एक ऋणायन है A नेगेटिव और इसके सामने दो चॉइस हैं, एक तो ये या तो X कंप्लीट प्लस के साथ बॉन्ड बना ले इलेक्ट्रॉन देकर के, या फिर X इसके पास ऐसा हो जो पार्शियल पॉजिटिव हो उसके साथ बॉन्ड बनाए। ये पहले किसके साथ क्रिया करना पसंद करेगा, किसके लिए ज्यादा क्रियाशील होगा, कंप्लीट पॉजिटिव या पार्शियल? कंप्लीट। ये तो नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्शन है भाई, ऋणायन वाला परमाणु इलेक्ट्रॉन देकर बॉन्ड बनाएगा, तो जो जिसमें इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति सबसे ज्यादा होगी वही पहले क्रिया करेगा। इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति ज्यादा किसमें होगी, कंप्लीट पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव? कंप्लीट, क्योंकि कंप्लीट पॉजिटिव का मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी ज्यादा है, वो ज्यादा भूखा है, ये कम भूखा है, तो ज्यादा भूखा है वो पहले अटैक करेगा। अरे वो खाने पर पहले अटैक करेगा, ये खाना है, तो ये ज्यादा क्रियाशील है, ये क्रिया फास्ट होगी, R1 फास्ट होगा R2 की तुलना में, ये रेट ज्यादा होगी इसकी तुलना में। मतलब क्रियाशीलता कहां पर ज्यादा होगी, जहां पर चार्ज ज्यादा होगा। क्या बात समझ में आ रही? अब आप सोचिए, अनुनाद के आधार पर हम कहते हैं कि जो धनायन हमें मिलेगा ना तो ऐसा मिलेगा ना ऐसा मिलेगा, अनुनाद के आधार पर वो हमें ऐसा मिलेगा। भाई अनुनाद के आधार पर वास्तविक संरचना तो यही बनेगी ना, हाइब्रिड। आप सोचिए अगर इस धनायन में अनुनाद नहीं होता तो हमें स्ट्रक्चर कैसा मिलता? क्या मैं कह सकता हूं अगर अनुनाद जैसा कंसेप्ट नहीं होता तो हमें हाइब्रिड जैसी कोई संरचना नहीं मिलती, फिर हमें धनायन या तो फर्स्ट जैसा मिलता है या फिर सेकंड जैसा मिलता। मतलब या तो कंप्लीट चार्ज हमें y पर मिलता या कंप्लीट चार्ज हमें कहां मिलता, x पर मिलता। लेकिन अनुनाद के आधार पर हमें कंप्लीट चार्ज ना तो y पर मिला ना x पर मिला, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने के कारण दोनों पर पार्शियल पार्शियल चार्ज मिला। ये समझ आ रहा है? तो अगर रेजोनेंस नहीं होता तो कैटायन या तो हमें फर्स्ट जैसा मिलता है या सेकंड जैसा मिलता, और अगर रेजोनेंस है तो कैटायन कैसा मिल रहा है, फर्स्ट सेकंड या थर्ड? थर्ड जैसा मिल रहा है। आप सोचिए, हमने कहा अगर रेजोनेंस नहीं होता तो या तो कैटायन हमें फर्स्ट जैसा मिलता है सेकंड जैसा मिलता, अगर फर्स्ट जैसा मिलता तो अनायन किससे क्रिया करता, आंसर है y के साथ, वहीं पर पॉजिटिव चार्ज। और अगर हमें कैटायन सेकंड जैसा मिलता तो किसके साथ क्रिया करता, आंसर है x के साथ क्रिया करता। मुझे ऐसा लगता है चाहे वो y के साथ क्रिया करता चाहे x के साथ, उसे चार्ज 100% मिलता। क्या बात समझ में आ रही है? लेकिन हमने कहा नहीं, अनुनाद तो है, और अनुनाद के आधार पर हमें कैटायन कैसा मिलेगा, फर्स्ट सेकंड या थर्ड जैसा। अब थर्ड जैसे केस में आप कह सकते हैं कि ऋणायन चाहे y के पास जाए चाहे x के पास जाए, उसे चार्ज 100% ना मिलकर कैसा मिलेगा, पार्शियल मिलेगा। तो बताओ किस केस में क्रियाशीलता ज्यादा होगी, कंप्लीट पॉजिटिव वाले में या पार्शियल वाले में? क्रियाशीलता किस में ज्यादा होगी, कंप्लीट पॉजिटिव में। पार्शियल में तो कम हो जाएगी ना क्रिया। मतलब अगर अनुनाद नहीं होता तो धनायन की क्रियाशीलता ज्यादा होती, लेकिन अनुनाद के कारण क्रियाशीलता कम होगी। क्यों? क्योंकि चार्ज 100% किसी एक परमाणु पर ना होकर के दो परमाणु के बीच में बढ़ चुका है, और चार्ज अगर बढ़ेगा तो किसी एक परमाणु पर आवेश कम हो जाएगा, आवेश कम हो जाएगा तो अपोजिट चार्ज की क्रिया करने की प्रवृत्ति भी कम हो जाएगी। क्या बात समझ में आ रही है? देखो, हमें ये कहा जाता है कि अनुनाद स्थायित्व को बढ़ाता है। कोई अगर कारण पूछे कि अनुनाद स्थायित्व को कैसे बढ़ाता है, तो एक वर्ड में अगर आंसर देना है ना, तो आप कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूट करके, वितरण करके। अनुनाद स्थायित्व को बढ़ाता है कैसे, तो आंसर है बाय डिस्ट्रीब्यूशन। आप सोचिए अगर अनुनाद नहीं होता तो क्या मैं कह सकता हूं 100% चार्ज किसी एक ही परमाणु पर होता, या तो y पर ही होता है या फिर x पर होता। 100% चार्ज किसी एक परमाणु पर ही होता, लेकिन अनुनाद में ओवरऑल चार्ज तो उतना ही है 100%, नेट चार्ज चेंज नहीं हो रहा है, ध्यान देना। चार्ज तो 100% ही उतना ही है, लेकिन वो एक परमाणु पर ना होकर के क्या हुआ, दो परमाणु के बीच में बढ़ चुका है। अब जब दो परमाणु के बीच में बढ़ चुका है तो किसी एक परमाणु पर चार्ज क्या हो गया, कम हो गया। चार्ज अगर कम हो गया तो अपोजिट आयन की क्रिया करने की प्रवृत्ति और क्रियाशीलता कम होगी तो स्थायित्व बढ़ जाएगा। एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूं, सुनिए।
फिर इसको कंप्लीट करेंगे। मान लो एक रूम है, दो रूम है। पहले वाले रूम में मान लो पैसे रखे हुए हैं, कितने पैसे रखे हैं पूछ रहे हैं, 1 करोड़ रुपए, 1 CR। पहले वाले रूम में 1 करोड़ रुपए रखे हुए हैं और वो सारे पैसे एक बैग में रखे हुए हैं। रूम में सेंटर में एक टेबल है, उस टेबल के ऊपर बैग है, उस बैग के अंदर पूरे 1 करोड़ रुपए रखे हुए हैं। अब रूम नंबर टू में कितने पैसे हैं, 1 करोड़, नहीं पूरे 1 करोड़ रुपए, कोई कम नहीं, 1 करोड़ रुपए, लेकिन वो एक बैग में ना रखकर 5 बैग में डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं। अलग अलग जगह पर रूम में बैग रखे हुए हैं 5, उनमें मिलाकर के पूरे 1 करोड़, किसी में 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख, ऐसे करके 5 बैग में डिवाइड कर दिए। अब बताओ पैसे आप कौन से रूम से लोगे। कुछ स्टूडेंट क्या स्मार्ट हो गए, बोले सर ये क्या पूछा, दोनों से ही लेंगे। और कुछ स्टूडेंट बेचारे इनोसेंट अभी बोले सर पहले वाले रूम से लेंगे। अरे दोनों से ही लो, पैसे तो दूसरे को छोड़ दोगे क्या आप। मैंने क्वेश्चन ही गलत पूछ लिया है ना, स्मार्ट तो आप सारी बन चुके हो। पहले किस रूम से लोगे, पहला अटैक कहां, रूम नंबर 1। एक ही अटैक में सारा पैसा हाथ में, इधर 5 अटैक करने पड़ेंगे अलग अलग। मतलब आप सोचिए आपकी क्रियाशीलता किस साइड ज्यादा है, जहां पूरा पैसा एक साथ रखा हुआ है, लेकिन जैसे ही वो पैसा बटा, आपकी क्रियाशील पैसा क्रिया तो कर रहे हो, पैसे तो ले रहे हो, लेकिन तुलनात्मक रूप से वहां पर जाने की प्रवृत्ति क्या हो गई, क्रियाशीलता कम हो गई। अनुनाद भी तो यही कर रहा है, वो पूरे चार्ज को एक से ज्यादा परमाणु के बीच में बांट देता है, जिससे अपोजिट एंड की क्रिया करने की प्रवृत्ति क्या हो जाती है। लेकिन सारा चार्ज एक साथ एक ही परमाणु पर आ जाए, अनएंड फास्ट रिएक्ट करेगा उसमें। तो अनुनाद क्या करता है, बांट देता है, डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, जिससे क्रियाशीलता कम हो जाएगी, स्थायित्व। क्या बात समझ में आई, बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।